नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेवाड़ के इतिहास के दो प्रमुख व्यक्तित्व महाराणा कुंभा के विषय में अपन ने पढ़ लिया था और महाराणा सांगा के विषय में अपन पढ़ रहे थे। महाराणा सांगा के विषय में महत्वपूर्ण बातें कि 16वीं सदी का सबसे प्रतापी शासक, हिंदू पथ की जिसको उपाधि दी गई है, जिसके भाइयों ने उसके ऊपर प्रहार करके एक आंख फोड़ दी थी, उनके प्रहार से बचकर और भविष्यवाणी सही सिद्ध होने पर महाराणा कुंभा महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं और शासक बनने के पश्चात मालवा के शासक को पराजित करते हैं, साथ ही गुजरात के शासक और दिल्ली के शासक को पराजित करते हैं। अब हमने आगे बात की थी कि भारत पर आक्रमण होता है प्रथम मुगल शासक बाबर का और बाबर द्वारा मुगल सत्ता स्थापित कर दी जाती है। बाबर द्वारा आक्रमण होता है महाराणा सांगा के ऊपर। तो महाराणा सांगा पर दो आक्रमण हुए हैं। तो पहले आक्रमण की बात करें, पहले तो हम देखें जो महाराणा सांगा था, महाराणा सांगा या जिन्हें हम संग्राम सिंह प्रथम भी कहते हैं, महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 तक। महाराणा सांगा के समय बाबर का दो आक्रमण हुआ। पहला तो अपन ने पढ़ा था बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। तो जो बयाना का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 16 फरवरी 1527, जिसमें इस युद्ध में बाबर हार गया था। बाबर को पराजय का सामना करना पड़ा था। बाबर को पराजय का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या रहा कि जो राजपूत सेना थी उसका आक्रमण इतना तीव्र था कि जो तोपों के मुंह रस्सियों से बंधे हुए थे, इन रस्सियों को काट दिया गया, जिसके कारण तोपें नीचे झुक गई और तोपों का बाबर उपयोग नहीं कर पाया, जिसके कारण बाबर की सेना में भगदड़ मच गई और बाबर बयाना का युद्ध जो भरतपुर में है, बयाना का मैदान भरतपुर में है, इसमें बाबर को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद बाबर पुनः आक्रमण करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि बाबर की सेना इतनी भयभीत हो चुकी थी कि वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसलिए बाबर द्वारा कई घोषणाएं की गई, जिसके बाद सेना द्वारा युद्ध के लिए तैयार हुआ। देखिए, बात करें हम कि इस पराजय के बाद बाबर द्वारा 4 घोषणाएं की गई थी। मुख्य रूप से कि युद्ध के बाद, बयाना युद्ध के बाद बाबर ने घोषणाएं की थी। बाबर की घोषणाएं, देखिए बाबर ने पहली घोषणा क्या की थी कि व्यक्तिगत रूप से शराब का सेवन नहीं करूंगा। ध्यान रखना, बाबर द्वारा जो पहली घोषणा थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी शराब का सेवन नहीं करूंगा, यदि आप लोग लड़ने के लिए तैयार होते हो तो कभी भी शराब का सेवन नहीं करूंगा। और ये कहकर बाबर द्वारा अपने जो शराब पीने के चांदी के प्याले थे उनको तुड़वा दिया गया था, लेकिन सेना तैयार नहीं हुई। दूसरा, बाबर द्वारा कहा गया कि मैं जो तमगा कर है ये व्यापारिक कर था, तो बोले ये व्यापारिक कर भी क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। लेकिन सेना फिर भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। तब बाबर द्वारा कहा गया कि मैं काबुल वासियों को, काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का भेंट करूंगा, चांदी का सिक्का भेंट करूंगा। तो ये 3 घोषणाएं बाबर द्वारा सर्वप्रथम की गई, लेकिन तीनों घोषणाओं से कोई पार नहीं पड़ी, यानी कि सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तब ऐसी स्थिति में बाबर ने लास्ट में जिस नीति का प्रयोग किया वो थी कि बाबर द्वारा महत्वपूर्ण किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया गया। बाबर द्वारा क्या किया गया, जिहाद का नारा। और जिहाद को क्या कहते हैं, धर्म युद्ध कहा गया। जिहाद को क्या कहा गया, धर्म युद्ध। जिहाद का क्या अर्थ होता है, धर्म युद्ध। तब जाके बाबर की सेना युद्ध के लिए तैयार हुई, किस नारे की वजह से, जिहाद की नारे। और फिर जो बाबर और महाराणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो आइए चलते हैं खानवा के मैदान में कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ था। सबसे पहले तो
बात करते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ है? 17 मार्च 1527 में। क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस में खानवा का मैदान कहाँ है, तो उसमें तहसील का नाम दिया था रूपवास तहसील। और कहाँ पड़ती है ये रूपवास तहसील? भरतपुर में। बात कर रहे हैं हम खानवा के मैदान की कि खानवा का मैदान कहाँ पड़ता है, तो खानवा का मैदान पड़ता है रूपवास तहसील भरतपुर में। रूपवास तहसील भरतपुर में। तो कब हुआ है खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को। किस किस के मध्य हुआ है? तो एक तो ध्यान रखना बाबर और किसके? महाराणा सांगा के बीच। कब हुआ है? 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध में सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा और युद्ध में बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। ध्यान रखना, इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और युद्ध के पश्चात बाबर द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी, गाजी की उपाधि। बाबर द्वारा युद्ध में विजय के उपरांत एक उपाधि धारण की गई थी। इसने क्या किया? जो राजपूत सैनिक मारे गए थे इनके सर कलम किए और उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया, ढेर बनाया और उस ढेर पर खड़ा होकर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई है, तो गाजी की उपाधि धारण की गई है। गाजी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला। ये उपाधि किसके द्वारा दी? किसने धारण की है? बाबर ने धारण की है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा डिटेल से अपन इसको पढ़ते हैं महाराणा सांगा के बारे में कि महाराणा सांगा के समय क्या हुआ था, कि महाराणा सांगा द्वारा इस युद्ध में क्या किया गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस युद्ध में महाराणा सांगा द्वारा एक प्रथा का पालन किया गया था जिसे कहते हैं पाती पेरवन प्रथा। महाराणा सांगा द्वारा एक प्रथा का पालन किया गया था जिसे कहा गया पाती पेरवन प्रथा। अर्थात इस सांगा द्वारा खानवा के युद्ध में विभिन्न शासकों को युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था और राजपूतों द्वारा ये आमंत्रण की जो प्रथा थी ये प्रथा कहलाती है पाती पेरवन प्रथा। तो इस प्रथा का पालन किसके द्वारा किया गया था? महाराणा सांगा के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में राजा के साथ या सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों ने भाग लिया। ध्यान रखना क्या हुआ था कि महाराणा सांगा के साथ युद्ध में पाती पेरवन प्रथा का इसने पालन किया, विभिन्न शासकों को आमंत्रित किया अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया। तो इसके साथ 7 राजाएं, 9 राव थे और 104 सरदार थे। इतने लोगों की सेना होते हुए भी बाबर युद्ध में पराजित हुआ, सांगा युद्ध में क्या हुआ? पराजित हुआ। तो इसका कारण क्या था कि सांगा द्वारा जो आमंत्रित किया गया था तो जितने भी राजा थे, शासक थे, वे सब अपनी अपनी तरीके से युद्ध लड़ रहे थे। उनके बीच में एकता का अभाव था और कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करने वाला नहीं था। इसलिए सांगा को यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा और बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग किया गया या तोपों का प्रयोग किया गया। इस बार तोपों को रस्सियों के स्थान पर जंजीरों से बांधा गया, जिसके कारण सांगा के सिपाही उन जंजीरों को काट नहीं पाए और सांगा की सेना में हलचल मच गई या भगदड़ मच गई, जिसके कारण महाराणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। इतने 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों के होते हुए भी महाराणा सांगा इस युद्ध में पराजित होते हैं। बात करते हैं इस युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से कौन कौन आया। तो देखिए महाराणा सांगा की तरफ से कौन कौन आया। तो सबसे पहले अपन बात करें आमेर से गए पृथ्वीराज कछावा। आमेर से गए पृथ्वीराज कछवा। मारवाड़ से बात करें, मारवाड़ से गांगा का पुत्र आया मालदेव, जिसको कहा जाता है हशमत वाला शासक। ठीक है। सादड़ी से आए झाला अज्जा।
गोगुंदा से आया झाला सज्जा। झाला अज्जा, झाला सर। मेवात का हसन खां मेवाती। मेवात का हसन। चंदेरी, चंदेरी का आया मेदेनी राय। चंदेरी का आया मेदेनी। बिजोलिया, बिजोलिया का आया अशोक परमार। महमूद या इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई कौन आया? महमूद लोदी। ठीक है। सिरोही, सिरोही से आया अखेराज देवड़ा। देखिए अपन ने बात की थी कि महाराणा कुंभा की तरफ से 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों ने युद्ध में भाग लिया। तो इसमें जो मुख्य मुख्य लोग थे उनकी अपन बात करें तो आमेर से आए थे पृथ्वीराज कछावा। मारवाड़ से राव गंगा ने अपने पुत्र भेजा मालदेव को। सादड़ी से आया झाला अज्जा। गोगुंदा से आए झाला सज्जा। मेवात का आया हसन खां मेवाती। चंदेरी से सांगा का मित्र मेदेनी राय। बिजोलिया से अशोक परमार। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। सिरोही का शासक अखेराज देवड़ा। और महाराणा सांगा के एक पुत्र, सांगा का पुत्र जिसकी अपन बात करें मीराबाई के पति भोजराज, इनकी भी खानवा के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। खानवा के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो सांगा का पुत्र जो सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज, ये भी खानवा के युद्ध में काम आ गए थे। इसके अलावा एक व्यक्ति की बात करें सलहदी तंवर। सलहदी तंवर, इसके द्वारा पत्र व्यवहार किया गया था। इसके द्वारा पत्र व्यवहार किया गया था सांगा और बाबर के मध्य। सांगा और बाबर के मध्य। तो कहते हैं इस सलहदी द्वारा सांगा के साथ विश्वासघात किया गया। सांगा के साथ क्या हुआ? विश्वासघात किया। सांगा के साथ विश्वासघात किया और कहते हैं कि ये बाबर की ओर मिल गया था। ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? तो सांगा के साथ विश्वासघात किया सलहदी तंवर ने। और पत्र व्यवहार भी किसके द्वारा? सलहदी तंवर द्वारा। ये किसकी तरफ मिल गया था? ये बाबर की तरफ मिल गया था। अब युद्ध भूमि में होता क्या है कि युद्ध भूमि में महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं। महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं। तब झाला अज्जा द्वारा, ध्यान रखना, तब झाला अज्जा द्वारा राज मुकुट धारण किया जाता है। झाला अज्जा, झालाओं ने 7 पीढ़ी तक मेवाड़ के शासकों की रक्षा की। झाला अज्जा राज मुकुट धारण करते हैं। झाला अज्जा राज मुकुट धारण करते हैं और युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारे जाते हैं। लड़ते हुए मारे जाते हैं। ध्यान रखना कि सांगा को युद्ध भूमि में से निकाला किसने? विभिन्न साथियों ने निकाला, लेकिन झाला अज्जा ने राज मुकुट धारण किया और राज मुकुट धारण करके यहाँ पर लड़ते हुए मारे गए हैं। झाला को युद्ध भूमि, महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया और बसवा दौसा ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? युद्ध भूमि से निकालकर बसवा, बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा ले जाया गया। और यहीं इस बसवा में महाराणा सांगा का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना है। ध्यान रखना, महाराणा सांगा का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। फिर इसके बाद सांगा यहाँ से युद्ध के लिए उन्मुक्त होते हैं। युद्ध के लिए उन्मुक्त होते हैं कि जब इनकी आंख खुलती है तो ये पुनः युद्ध की बात करते हैं। तब साथियों द्वारा जहर दे दिया जाता है। तब साथियों द्वारा सांगा को जहर दे दिया गया
कहाँ पर दिया गया? तो जहर दिया गया कालपी। कालपी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, बसवा दौसा ले जाया गया, चबूतरा बना हुआ है। सांगा जब होश में आते हैं तो युद्ध की बात करते हैं, तब साथियों द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है। तो जहर कहाँ दे दिया गया? कालपी, एमपी में। और मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा का देहांत हो जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा का देहांत हो जाता है, जहां सांगा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो इस प्रकार 16वीं सदी के शक्तिशाली शासक की मृत्यु हो जाती है। तो सांगा को बसवा दौसा ले जाया गया, जहाँ चबूतरा बना हुआ है। युद्ध के लिए दोबारा तैयार होते हैं तो साथ ही इनको जहर देते थे। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ सांगा का देहांत हुआ और सांगा की बनी हुई है छतरी। बाबर ने युद्ध के बाद, ध्यान रखना, गाजी की उपाधि धारण की थी। एक यहाँ अपन चर्चा और करें, बाबर की विजय का कारण। तो देखो, बाबर की विजय का अपन बात करें, एक तो युद्ध पद्धति थी, तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति जो इसने किससे सीखी थी? उज़्बेकों से। और दूसरी अपन बात करें उस्मानी विधि, या हम बात करें बारूद का प्रयोग। तो बारूद का प्रयोग किससे सीखा? ईरानियों से सीखा। बारूद का प्रयोग किससे सीखा? ईरानियों से। देखना कि इस युद्ध में बाबर की विजय के दो कारण रहे हैं। बाबर की विजय के दो कारण क्या है? एक तो तुलुगमा युद्ध पद्धति जो इसने कहाँ से सीखी थी? उज़्बेकों से। और एक उस्मानी विधि या बारूद का प्रयोग, ये कहाँ से सीखा था? ईरानियों से। तो देखो, तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है कि इसमें पूरी सेना को एक साथ युद्ध भूमि में नहीं उतारा जाता है। ध्यान रखना, जैसे इधर सांगा की सेना खड़ी है और इधर बाबर की सेना खड़ी है खानवा के मैदान में। तो सांगा ने तो क्या किया, अपने पूरे सिपाहियों को एक साथ युद्ध में उतार दिया और स्वयं आगे होकर युद्ध लड़ने लगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि बाबर स्वयं आगे नहीं आता है। बाबर क्या होता है, यहाँ खड़ा है और आधी सेना यहाँ है और आधी सेना यहाँ है। तो पहले जो आगे वाला भाग है वो युद्ध लड़ेगा, और जैसे ही ये युद्ध में थक जाएगा, ये भाग तो पीछे लौट जाएगा और ये वाला भाग युद्ध के लिए आगे आएगा, और यहाँ अपने पूरे सैनिक एक साथ युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसके द्वारा जो ये युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया, ये कौन सी युद्ध पद्धति कहलाई? तुलुगमा युद्ध पद्धति कहलाई। दूसरा, इसके द्वारा किसका प्रयोग किया गया? बारूद का प्रयोग किया गया। बारूद का प्रयोग किया गया तो इसके दो तोपची थे, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। ध्यान रखना, बाबर के दो तोपची थे और ये कुशल तोपची थे, जिनके युद्ध संचालन में तोपों का सफल प्रयोग के कारण बाबर को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार 16वीं सदी के शक्तिशाली शासक महाराणा सांगा का अंत होता है। तो इस वीडियो में हम महाराणा सांगा के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में महाराणा सांगा की जो दो पत्नियां हैं उनके बारे में जानेंगे और आगे की जो वंशावली है इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।